हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराया और इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3.1 में जो आपने सीखा उसमें क्या सीखा? उसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मतलब कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, तीन चीज आपने उसमें से सीख के आए हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अब आपको पहली बात तो ये आप क्वेश्चन को अब देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है कि कोइंसिडेंट बन रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। तो आपको इसको दिखाना है। तो देखिए, एल्जेब्रिक मेथड से आप सॉल्विंग अ पेयर लीनियर इक्वेशन जब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसके कई मेथड होते हैं। इसके कई मेथड होते हैं। पहला तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड होता है और एक आपका मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, केशन मेथड। अब बात को समझिएगा कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग मतलब जो आपको अब इक्वेशन मिलेंगे उनको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहेगा तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, एलिमिनेशन से कहेगा तो एलिमिनेशन से करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला तो हम किससे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? चलिए, तो देखिए बात को समझिए कि अगर कोई मेथड आपके क्वेश्चन में नहीं बोला, इसने कहा कि मतलब कोई इक्वेशन दे दिया और उसमें ये नहीं बोला कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपका जो मन करेगा, आपको जो मेथड आसान लगेगा आप उस मेथड से कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके बोर्ड के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से अच्छे खासे बनते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनकी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, इसने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही बोला, कहा कि एग्जाम्पल फॉर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन मिला है इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब बात होती कि ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इसको सब्स्टिट्यूशन हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होता मेथड क्या? भाई कुछ नहीं होता, बस इतना समझिए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, मतलब किसी के स्थान पे लाके किसी की वैल्यू रखना, वो सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब प्रतिस्थापन, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। उसके स्थान पे कोई दूसरी वैल्यू आप रख रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि देखिए, अगर आपके घर में चावल हो, दाल हो, तो दाल के साथ आप रोटी भी खा सकते हैं और दाल के साथ आप चावल भी खा सकते हैं ना। तो अगर चावल, सपोज दैट आप चावल खाने के मूड में, आपको भूख बहुत तेज लगी है, आप चावल नहीं है आपके घर में, आपके घर में चावल नहीं है, तो आप उसकी जगह रोटी का यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है ना, दूसरा ऑप्शन है ना। तो बस वही बात है कि इसमें भी हमें करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना। आप कैसे करेंगे? अब बात को समझिए। या 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन आपको मिला क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। तो पहला तो इनका पहला काम है कि स्टेप 1, इसमें पहला काम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, किसी एक को ले लीजिए जो आपको छोटा इक्वेशन दिखे, खासतौर से उसी को यूज करिएगा, मैं दोनों बता दूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं। आप उसी इक्वेशन को उठाएं जो छोटा दिखे, x प्लस 2y बराबर 3। आपने इस इक्वेशन को उठा लिया, आपको ये छोटा दिखा,
अब अगर x की वैल्यू आपको निकालनी हो तो इस मेथड से कैसे निकालेंगे? तो देखिए 3 ये प्लस 2y है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा -2y हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 3 - 2y मिली। कोई यहां तक दिक्कत? हमें नहीं लगता कि दिक्कत होगी, क्योंकि x प्लस 2y था, x की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो 2y को मैंने उधर भेज दिया, 3 में से हमने माइनस कर दिया 2y को, x की वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को आप कहां रखेंगे? किसी भी इक्वेशन में, किस में रखेंगे? आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप पहले इक्वेशन में इसको पुट कर दें। तो चलिए 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको दूसरे पेज पे कर लेते, इस पे नहीं हो पाएगा। चलिए, आपका यही था ना इक्वेशन, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और आपने जो x की वैल्यू निकाली थी, x बराबर क्या था? x बराबर आपका था 3 - 2y, यही आपने निकाली थी। देखिए पीछे x बराबर 3 - 2y, वही आपने। तो बस इस ये जो वैल्यू आपने इक्वेशन 2 को सॉल्व करके निकाली थी, उसी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, रख दीजिए। और रखेंगे कहां? जहां पे x दिखे आपको, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू निकाल रखी है, तो इसको पुट आप कहां करेंगे? आप इसको पुट करेंगे वहीं पे जहां पे आपको कौन सी वैल्यू हो, x। अब देखिए इसमें 7, इस वाले इक्वेशन में x कहां दिख रहा है? x आपको दिख रहा है ना। तो 7 इंटू एक्स की जगह आप क्या रखेंगे? 3 माइनस का 2y माइनस का 15y बराबर का 2। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि x बराबर हमें वैल्यू मिली है, बस उसी को रखिए ना, आंसर आएगा। कैसे नहीं आएगा? अब 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 7 3 जा 21। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 7 2 जा 14, यानी 14y। अब माइनस का 15y बराबर क्या मिला आपको? 2 मिला। 2 मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत है। अब बात को समझिए। अब देखिए ये दोनों वेरिएबल्स जो इसमें है, 14 के साथ जो वेरिएबल्स और 15 के साथ जो दोनों के साथ y वेरिएबल वो सेम है। तो बताइए माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये आपको पता है। माइनस प्लस करेंगे माइनस, तो क्या आंसर आएगा? माइनस में आएगा। तो देखिए -14y माइनस 15y जोड़ दीजिए दोनों को, माइनस का 29y। अरे भाई साहब, 4 और 5 9 और 1 1 2 29। 14 में 15 जोड़ेंगे 29 होगा y। अब देखिए यहां पे क्या मिला आपको? 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब इस 21 को इधर आप भेजिए राइट साइड, तो माइनस का 29y बराबर 2 माइनस का 21, यही है। अब देखिए y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? सॉरी, -29 की वैल्यू, -29y बराबर कितना आपको मिलेगा? यहां 19 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस में 2 है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 19 बचेगा। और जब माइनस से देखिए, इस माइनस से ये माइनस कट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली? 19/29। और यही आपकी क्या निकली? y की वैल्यू निकली। तो अब y तो मिल गया आपको, y तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से y तो मिल गया। x का क्या करें? x का कुछ मत करिए, x बराबर आपने क्या निकाल रखा है? देखिए x इज इक्वल टू आपने निकाल रखा 3 माइनस का 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है? 19/29। तो y की जगह क्या रखेंगे? 19/29। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2y है, 2 और y आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ 19/29 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 3 माइनस 19 2 जा 38/29। अब 29 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। देखिए 3 से करेंगे, एक सेकेंड, 3 से करेंगे तो देखिए 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 2 जा 6 2 8। क्या मिला आपको? 87। 87 माइनस 38/29।
अब बात समझिए, 87 माइनस 38 अपॉन 29। अब कुछ मत करिए, 87 में से 38 घटा दीजिए, देखिए क्या बचेगा, यहां से एक कैरी लेंगे, 17 में से 8 गया 9, और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, यानी 49 अपॉन 29। ये आपको आंसर मिला, यानी आपको दोनों आंसर मिल गया। y बराबर क्या मिला, 19 अपॉन 29, और x बराबर क्या मिला आपको, 49 अपॉन 29। बात क्लियर हो गई। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बात को समझिए। तो यही आपको चीजें इंप्लीमेंट कैसे करनी है, कैसे चीजों को आप लगाएंगे, क्या कहां पे सेट करेंगे, बस यही समझना। ये मेथड बहुत इजी है, बस बात थी समझने की। हमें लग रहा है, उम्मीद करूंगा कि ये पहला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड की, और ये आफ्ताब की टेल जो स्टोरी है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old, ये पहले जो पुरानी वाली हमें लग रहा है एनसीईआरटी थी, उसमें ये सवाल 3 पॉइंट जब चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही थी तभी इंट्रोडक्शन में था, लेकिन ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन में इसमें एग्जाम्पल 5 डाल दिया। कोई बात नहीं, चलिए। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 year ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, मैं 7 times था, एज यू वर देन, जो तुम्हारी उम्र थी उसका मैं 7 गुना मेरी उम्र थी। कह रहा आल्सो 3 years नाउ फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, मैं तुम्हारी उम्र का 3 times यानी 3 गुना हो चुका हूं। Isn't this interesting? Yes. कह रहा रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टोरी है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम है तो क्या टेंशन। चलिए, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले, बात समझिए, तो क्या मैं आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लो कुछ, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज हमने x मान लिया, ठीक है। डॉटर्स प्रेजेंट एज एज है, हमने y मान लिया। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमें कहीं कहानी नहीं बताया कि इसकी प्रेजेंट एज क्या है, हमें नहीं पता। जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे, प्रेजेंट एज से करेंगे, प्रेजेंट को अज्यूम करेंगे, प्रेजेंट हम मानेंगे, ठीक है। तो बात को समझिए, कह रहा लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली, x मान ली, और डॉटर की भी प्रेजेंट एज y रहेगी, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि बाप और बेटी का उम्र तो बराबर नहीं होगा ना वर्तमान में, बस सिंपल सी बात। तो हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को क्या माना, x माना, और बेटी की प्रेजेंट एज को हमने क्या माना, y माना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कह रहा है कि 7 years ago, यहां आ जाइए, कहा 7 years ago, 7 साल पहले। तो अब बताइए, अगर आप आज 15 के होंगे, वर्तमान में आपकी उम्र अगर 15 साल होगी, तो मैं पूछ लूं भाई साहब आपकी 7 साल पहले उम्र क्या थी, तो आप क्या करोगे, अपने वर्तमान उम्र में से घटाओगे ना, बताइए 7 माइनस करोगे ना, तो क्या कहोगे कि हम 8 साल के थे, बोलिए। तो बस वही बात है कि आज उनकी वर्तमान में उम्र जो है x है, तो 7 साल पहले क्या रहे होंगे, 7 years ago आफ्ताब एज, तो x माइनस 7 डॉटर्स एज, डॉटर्स एज क्या है उसकी 7 साल पहले, y माइनस 7, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा बोला का आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, जो तुम्हारी उम्र थी उससे 7 साल में उसका 7 times मैं ओल्ड था, मतलब 7 गुना तुम्हारी उम्र का था। तो बताइए
यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 कब होगा? अगर ये 7 गुना थे 7 साल पहले, तो 7 से हम किस में मल्टीप्लाई कर दें कि इक्वल हो जाएगा? उनकी बेटी को। बात समझिएगा। मैं कहूं कि आपके पास 10 रुपए है, आपका 2 गुना भाई के पास है, तो यानी भाई के पास 20 रुपए। तो 20 रुपए के बराबर करने के लिए आपको मैं क्या करूंगा? आपको या तो 10 रुपए दूं या आपको 2 गुना कर दूं, तो जाएंगे ना बराबर, क्योंकि 10 रुपए दे दूंगा तो 10 10 20 आप भी हो जाएंगे, 20 ऑलरेडी है, और मैं आपको 2 गुना कर दूंगा तो आपको 10 है, 10 का 2 गुना कितना होगा? 20 होगा, हो जाएंगे कि नहीं बराबर? तो भैया बस बात इतनी है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, तो मेरी उम्र का 7 गुना थे, तो अगर मुझे तुम्हारे बराबर आना होगा तो खुद में 7 का गुणा तो करना पड़ेगा ना। तो बस वही मैंने किया, बेटी की उम्र में मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बना? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब चलिए, अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। x इस 7y को इधर लाइए, माइनस का 7y और बराबर माइनस का 49 और प्लस का 7। बोलिए, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा? माइनस का 42 हो जाएगा ना। अब इसको इक्वेशन बना दीजिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, यहां पे प्लस कर लीजिए, इसको इरेज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कहीं की ओवर राइटिंग मैंने कर दी है तो इस वजह से प्रॉब्लम आपको ना आ जाए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये है क्या। बस देखिए, कुछ स्टेटमेंट केवल इक्वेशन जो बनाने को कहता है ना, बस जैसे जैसे कह रहा वैसे करिए। तो क्या ये इक्वेशन आपको मिल गई? 42 इज इक्वल टू 0, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को मैं कह दूंगा कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन 1 है। यहां तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई आपको टेंशन वाली बात बची होगी। चलिए इसके दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसने कहा आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जो तुम्हारी उम्र है उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल बाद। बात को समझिएगा, उसका मैं 3 times यानी 3 गुना हो जाऊंगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना भी कर लेते हैं। तो देखिए, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद की घटनाएं चलती हैं। तो बताइए, आफ्ताब 3 साल बाद, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी? अगर वर्तमान में उसकी उम्र x रही है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। और डॉटर की उम्र, डॉटर डॉटर्स एज, डॉटर की उम्र क्या हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। मतलब जो मैं कह दूं भैया आप आज 15 साल के हो, 3 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? तो 15 में 3 जोड़ के बताओगे ना, 18 हुई। तो आफ्ताब की वर्तमान उम्र अगर x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3। और डॉटर की अगर y है प्रेजेंट में तो 3 साल बाद क्या होगी? y प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए, तो इसने कहा जो उम्र है वो तो ठीक है कि 3 साल बाद हमने ऐड कर लिया, तो कहा कि दोनों की उम्र को हमें बराबर करना है। क्यों? इक्वेशन बनाना है। तो इसने कहा 3 साल बाद तुम्हारी उम्र का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब बताइए किसका 3 गुना होगा? कंपैरिजन किससे कर रहा? बेटी से कर रहा है ना। तो बेटी को अगर बाप की उम्र के बराबर लाना तो उसमें 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। और जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। यही आपका इक्वेशन बना। बोलिए, अब इसको इधर लाइए, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 माइनस का 3। तो
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और इसी को अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण आपका 2 बन गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन आपने बना लिया। चलिए, आपने जब इक्वेशन बना लिया, बात को समझिएगा, आपने दो इक्वेशन बनाई, एक आपने उसके डाटर की उम्र से एक इक्वेशन बनाई थी, तो क्या बनाई, x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। और दूसरा आपने इक्वेशन बनाई थी तो आपने क्या बनाई, x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यही तो आपने बनाई थी। देखिए यहां पे देखिए, ये आपने इक्वेशन बनाई, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बस कुछ नहीं करना। अब जब आपके पास दो इक्वेशन मिले ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके एल्जेब्रिक बोला है ना, एल्जेब्रिक अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए इसका क्या निकल के आएगा आंसर, वही आपको बताना है। तो देखिए, कुछ मत करिए, तो चलिए इसका कलर चेंज कर लेंगे तो थोड़ा आपको भी समझने में आसानी रहेगी और मुझे भी समझाने में। तो देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करते, तो मैंने कहा स्टेप 1, पहला आप काम क्या करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए। तो छोटा वाला इक्वेशन उठा लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू, इस माइनस 6 को इधर भेज दीजिए तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसको उधर भेज दिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस का 3y हो जाएगी, क्योंकि इधर माइनस 3y तो इधर जाएगा प्लस 3। तो आपको मिला नहीं x की वैल्यू, अब इसी को पुट करिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो भैया ये बताओ क्या होगा, x माइनस 7y प्लस 42, 42 को उधर भेज दीजिए, 42 इज इक्वल टू 0, यही है ना, तो इसको इधर भेजिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, जब पुट करेंगे x की जगह ना, x की ही वैल्यू ये दे रखी है, तो x की जगह पुट कर दीजिए 6 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। जब आपने इसको पुट कर दिया तो अब देखिए क्या बनेगा, यही था ना आपका 6 प्लस 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू 42। अब देखिए इस 6 को उधर भेज दीजिए, सॉरी ये माइनस का 42 है, अब इस 6 को उधर भेजिए, ये देखिए 3y पॉजिटिव है 7y निगेटिव है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4y होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या बचेगा, 7 में से 3 चला जाएगा 4, और माइनस वाली वैल्यू ज्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह और y, तो माइनस का 4y और माइनस 42 और माइनस का 6, तो देखिए माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 48 होगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस का 48। अब बात को समझिए, यहां से माइनस को कट कर दीजिए, माइनस को कट कर दीजिए तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 48 अपॉन 4। तो y आपको क्या निकल के आया, 4 से इसको काट दीजिए 48 को, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, y बराबर 12 मिलेगा। 4 से आप 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, या कॉर्नर में आप देख लीजिए 48, 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 कट गया, 8 बचा, 4 2 जा 8, तो ये रहा आपका आंसर। तो यानी कहने का मतलब y आपको तो मिल गया, y बराबर 12 मिल गया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलिए बेटी की उम्र तो पता चल गई, बेटी की उम्र पता चल गई, अब बात करते हैं किसकी, आफ्ताब की, यानी x वाली वैल्यू। तो x बराबर क्या है, 6 प्लस 3y, और 6 प्लस 3y है, तो देखिए x बराबर क्या निकल गया, 6 प्लस y को वैल्यू रखिए यहाँ पे, y की जगह 12 रखिए, तो 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 12 तिहाई 36, यानी 12 3 जा 36, तो x बराबर क्या होगा, 42। बात क्लियर हो गई। तो अब समझ में आया
कि बेटी जब 12 साल की वर्तमान में है तो पिता की उम्र कितनी है? 42 है। ठीक है, बात समझ में आई ना कि बेटी की उम्र कितनी थी वर्तमान में? प्रेजेंट एज निकालें आप, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ये बेटी की प्रेजेंट एज है और ये आफ्ताब की प्रेजेंट एज है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज है। बात क्लियर होगी? इतनी बात आपको क्लियर? कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, अब इसने जो आपसे बोला था कि देखिए 3 साल बाद, ये यही ने कहा था आपका, यहां पे स्टेटमेंट पे आ जाइए, स्टेटमेंट की बात कर लें। यानी x बराबर आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या निकली? 42 निकली और बेटी की प्रेजेंट एज क्या निकली? 12 निकली। तो इसने कहा 7 साल पहले, तो भैया 7 माइनस कर दो ना, -7 करोगे तो क्या जगह 5। इसमें से आप जब 7 को माइनस करोगे, -7, 7 साल पहले की अगर बात कर ले तो 35। तो बताइए 5 का 7 टाइम्स है कि नहीं 35? अरे भाई साहब 5 का टेबल पढ़ लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। 7 टाइम्स है ना? यही तो बोला आपके स्टार्टिंग में, आई वाज 7 टाइम्स, मैं आपका 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन। जब तुम्हारी उम्र 7 साल पहले की बता रहा है कि 7 ईयर्स एगो जो तुम्हारी उम्र थी उसका मैं 7 गुना था। तो बताइए मतलब 7 साल पहले उसकी उम्र 5 रही होगी और उसका 7 गुना यानी 35, 35। तो यही बात समझ में आई। ये देखिए क्रॉस चेक था, आपको मैंने दिखा। और दूसरा क्या बोला इसने कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब बताइए अगर उसकी वर्तमान उम्र 12 थी तो 3 साल बाद कितना का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? मतलब ये तो बेटी का रहा, आफ्ताब कितना हो जाएगा? आफ्ताब 42 प्लस 3 यानी 45। तो बताइए 15 का 3 टाइम्स है कि नहीं 45? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो मतलब दोनों जगह आपको मैंने क्रॉस चेक करके दिखा दिया ना। तो x की वैल्यू आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज 12 और इसकी प्रेजेंट एज 42। ये तो मैंने आपको दिखाया है करके कि मतलब आप जान जाइए कि आंसर सही है कि गलत है। मैंने क्रॉस चेक भी करा दिया, आप दोनों जगह सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, अब बात कह रहा है अगर इसी इक्वेशन को अगर ये बोल देता, एक बात और कि अगर इसको आपको दिखाना है ग्राफिकली, या पूछ ले सपोज दैट, वो भी छोड़िए, आपसे बस इतना पूछ ले कि जो आपने एक क्वेश्चन बना रखे, इक्वेशन हमने क्या बना रखी थी, एक सेकेंड, इक्वेशन हमने इक्वेशन बना रखी थी ये वाली, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ लिया क्या ये यूनिक सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अगर इसको क्वेश्चन को जोड़ना चाहे कि कौन सी लाइन, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप करोगे तो कौन सी लाइन बनेगी, तो आप क्या करोगे? अगर सपोज दैट ऐसा उसने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया बोर्ड में कि जो आपने आफ्ताब की एज को दिखाया, उसकी बेटी के एज को इक्वेशन जो बनाया, उसको अगर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना पड़े तो क्या करोगे? तो कौन सी लाइन बनेगी? कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तब क्या करेंगे आप? कुछ मत करिए, इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं। आपका इक्वेशन क्या था? एक सेकेंड, एक इक्वेशन आपका था x माइनस 7y प्लस 42। यहां पे देखिए x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या था? दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इससे कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं तो चेक कर। अब आपको अगर कह रहा कि आपको बताना है कि कौन सी लाइन इसमें बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बने, ये कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी कि पैरेलल। तो आप देखिए, इसको लिखिए L1, इसको लिखेंगे क्या? L2। लिख लिया आपने? जब L1 L2 किया तो L1 में क्या होता है? A1 आपका क्या बना? 1 बनेगा, क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लेंगे।
B1 आपका क्या बनेगा, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसके सॉरी y के साथ माइनस का 7 कोएफिशिएंट है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 7। C1 के साथ आपका क्या बनेगा, C1 के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है 42। इसी तरह L2 में देखिए, L2 में आपका क्या बनेगा, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो A2 आपका क्या बनेगा 1। B2 आपका क्या बनेगा माइनस का 3। C2 आपका क्या बनेगा माइनस का 6। यही बनाना। और आपने पढ़ रखा है कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो देखिए A1 अपान A2 क्या, A1 आपका क्या 1 है, A2 आपका क्या 1 है, B1 आपका क्या है और B2 देखिए B1 आपका क्या है माइनस का 7, B2 क्या है माइनस का 3। A1 अपान A2 को सॉल्व करेंगे, 1 से 1 जाएगा 1 बार में, इसको कट करेंगे तो क्या आपको वैल्यू मिली 7/3। तो देखिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए A1 अपान A2 की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, B1 अपान B2 की वैल्यू क्या मिली 7/3 मिली। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 तो ये कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो इसका कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दे के आपसे पूछ सकते हैं। बात क्लियर हो गई। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आपसे दे के पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, यूनिक बनेगी। तो स्वाभाविक बात है किसी की उम्र का तो एक ही सोल्यूशन आएगा ना, मिनी सोल्यूशन तो आ नहीं सकता। और हो सकता है किसी केस में आ जाए तो अलग मैटर है, लेकिन आएगा नहीं। तो बात क्लियर हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो ये तब के लिए है कि जैसे बोर्ड है, बोर्ड के एग्जाम में तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, इस स्टेटमेंट को जोड़ दिया कि कौन सी लाइन बनेगी तो आप इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन बनाने के बाद ऐसे सॉल्व करके बताएगा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी कि यूनिक सोल्यूशन। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा तो आप जाके एक बार इंट्रो वीडियो 3.1 का देखिए और एक्सरसाइज 3.1 का देखिए, उसमें मैंने ऐसे बॉक्स बना के और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रखी है कि कैसे कैसे उसको निकाल के और रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिल गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। एग्जाम में इसको नहीं करना, एग्जाम में केवल यहीं तक आपको करना है, क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन है केवल यहीं तक है, इसकी इसका कोई जिक्र नहीं, इसको इसको नहीं करना। तो डायरेक्ट इक्वेशन करिएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी परसेंटेज ऑफ डॉटर और अब तो आपकी परसेंटेज यही आपको बतानी थी, आपने बता दिया। और उसको मैंने प्रूव करके भी पीछे दिखा दिया, देखिए यहाँ पे उसकी मतलब प्रूफ भी बता दिया कि उसका 3 गुना यहाँ हो गया, यहाँ 7 टाइम्स है। तो सारी बातें मैंने बता रखी है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन क्वेश्चन का। तो ठीक है, अब जो बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहता है, कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। कह रहा है कि 2 पेंसिल हैं और 3 इरेजर खरीदे गए, उनका मूल्य की बात कर रहा है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9, मतलब 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम कितना है, 9 रुपए है। कह रहा एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, 6 इरेजर इज ₹18, मतलब 4 पेंसिल 6 इरेजर आप खरीद रहे हैं तो 18 रुपए पेमेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, और 2 पेंसिल और 3 इरेजर है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 9 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। आपको कॉस्ट किसकी बतानी है, पेंसिल यानी ईच का मतलब एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट बतानी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन सबसे पहले बनाते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज एक्स। हमने कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी, एक्स मान ली, और हम इरेजर की कॉस्ट क्या मान लें, कॉस्ट ऑफ इरेजर, सॉरी कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो कॉस्ट ऑफ इरेजर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कोई दिक्कत, यहाँ पे हमने पेंसिल की कॉस्ट को x माना और इरेजर की कॉस्ट को हमने क्या माना, y माना। और आपको पता है
कि जब हम कहते क्या कि सपोज दैट ऐसे समझिए कि जब हम एक बिस्किट 5 रुपए का खरीदते हैं तो एक बिस्किट अगर हम 5 रुपए का खरीद रहे हैं तो 2 बिस्किट का दाम 10 रुपए। तो यानी 2 में हम क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो कहते हैं ₹10। तो बताइए एक एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 2x। और एक एक इरेजर की कॉस्ट आपको क्या है y है, तो 3 इरेजर की कॉस्ट क्या होगी 3y होगी। और इनको जोड़ने के बाद आपको पेमेंट कितना, इसकी कॉस्ट आई कितनी ₹9 आई। तो रुपीज लिखने की जरूरत नहीं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि रुपीज का कोई लेना देना इससे है नहीं, रुपीज तो बाद में निकलेगी ना। तो देखिए कहने का मतलब बस सिंपल सा है कि केवल इक्वेशन समझिए कि इक्वेशन क्या कह रहा है। जब इक्वेशन जैसे जैसे कहते जा रहे हो वैसे आप करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसने कहा आपसे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, मतलब हमने जब उसने ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट हमसे पूछ ली तो हमने उसी को लेट कर लिया। हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल x है और कॉस्ट ऑफ इरेजर y है, दोनों को जोड़ने पे 9 हमें रुपीज कॉस्ट आ रही है यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये तो बना आपका इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की, यानी कहा कि 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। तो 4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपए है तो 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x। और 6 इरेजर, 6 एक इरेजर का दाम y तो 6 इरेजर का कितना होगा 6y। और टोटल कितने हुए 18। इक्वेशन 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब 2x 3y दोनों को जोड़े तो आपको 9 रुपए मिल रहा है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 मिल रहा है। अगर क्या ये क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि पैरेलल लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, या तो पूछ दे इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो आपको एक बात बता दें, अगर आप इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, तो देखिए L1 में A1 आपका 2 हो गया है, A2 आपका सॉरी B1 आपका, यहाँ पे B1 है, इसको इरेज कर रहे हैं, एक सेकेंड यहाँ पे जो ये इक्वेशन बन रहा है ना, इक्वेशन देख के ऐसा लगा कि ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि इसके मेन ही सोल्यूशन आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर मान लीजिए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं और आपसे पूछे कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी कि पैरेलल लाइन बनेगी, या पूछ ले कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, तो वैसे भी आपसे एग्जाम, देखिए बोर्ड का एग्जाम है तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन पे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा आपको बता दूं। अब देखिए B1 आपको क्या मिल रहा है, B1 आपका 3 मिल रहा है, C1 आपका क्या मिल रहा है C1, अगर इसको 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए L2 में बात कर लें तो A2 आपका क्या बन रहा है, A2 4 बनेगा, B2 आपका क्या बन रहा है 6 बन रहा है, और C2 आपका क्या बन रहा है 18 बन रहा है ना। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू, A1 क्या है 2 है और A2 आपका क्या है 4, इसको कट करिए 1/2 मिला। B1 अपान B2 देखिए 3/6, इसको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिला। और C1 अपान C2 को भी आप कट करेंगे तो माइनस का 9 अपान माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 18 कटेगा 1/2। और देखिए जब 1/2 तो आप लिखेंगे क्या A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। अब जब बताइए A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तो कौन सी लाइन बनती है, ये बनती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन जब बनेगी तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन।
तो इसलिए लास्ट में जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि इसमें वैल्यू जो है वो इक्वल आएंगी। अब कैसे आएंगी आपको दिखाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो मान लीजिए अगर आपसे पूछ दे बोर्ड में कि इस इक्वेशन को देख के इस पे पूछ ले कि कौन सी लाइन बनेगी या कितने सोल्यूशन होंगे, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हमें इक्वेशन क्या मिला, हमने जब अज्यूम किया तो हमें इक्वेशन क्या मिला था, 2x, हमें इक्वेशन मिला, यहां पे लगाते 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 मिला। और जब इसको आपने दूसरा इक्वेशन बनाया तो क्या मिला, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यही दो इक्वेशन मिले थे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यही मिले। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो उठा लीजिए जो मन करे वो इक्वेशन उठा लीजिए। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो इसको उधर भेजिए। तो 2x बराबर क्या होगा, 9 माइनस का 3y। x बराबर क्या होगा, 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये तो आपको मिल गया x की वैल्यू। अब इसी को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दीजिए। और जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यही ना। x की वैल्यू आपको ये दिया है, ये मिली है, तो x की जगह रखिए 4 इंटू क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे तो देखिए 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो देखिए 2 बचा, 2 9 जा, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करे 18, माइनस 2 3 जा 6y, अब प्लस का 6y बराबर 18। और आपको मैं यही दिखा दे रहा हूं, सॉरी इस लाइन को उल्टा थोड़ा सा खींच लिया, आपको मैं यही दिखा दूं कि मैंने जो बात कही थी इसके मेनी सोल्यूशन बनेंगे, तो मेनी सोल्यूशन चेक भी कर लीजिएगा, यही मेनी सोल्यूशन का आप दिखा रहा हूं। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन आए, तो देखिए क्या बना, 18 माइनस का 6y प्लस का 6y बराबर 18, और माइनस 6y प्लस 6y ये आपस में खत्म हो गए, क्योंकि माइनस 6y अगर प्लस 6y इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 मिलेगा तो इधर केवल बचा 18, और 18 इज इक्वल टू 18। और जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई। तो ये रहा आपका आपका इक्वेशन। मैंने दो तरीके से बता दिया कि अगर बोर्ड मान लीजिए क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दे इक्वेशन देके, तो वैसे भी आप देख सकते हैं। और 18 इज इक्वल टू 18 आया तो यानी ये किसका उदाहरण दे रहा है, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का। यही आपका सोल्यूशन है। इसका आप लिख दीजिए कि आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। रीजन, x की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू आपको मिली नहीं। और क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसको हम लिखेंगे क्या, एक कहां चला गया, एक मिनट, जब देखिए आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप इसका सोल्यूशन जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है तो लिखते क्या, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसके जब ढेर सारे सोल्यूशन होंगे तो आपको न तो x की वैल्यू मिलेगी न y मिलेगी। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, मतलब ये स्टेटमेंट सही है सभी y के सभी वैल्यू के लिए। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा और आप ऐसे करके इसको छोड़ दीजिएगा, इस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, और एग्जाम्पल लास्ट है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 7 है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 रेल का इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट किया गया और आपसे पूछा गया
विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? चलिए देखते हैं, रेल भी देख लेते हैं। चलिए x प्लस 2y, आपको इक्वेशन पहला क्या मिला है, x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 मिला। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 कर लीजिए, 1 यहाँ मत करिए, इसको इक्वेशन 1 बनाइए। इसको देखिए 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व करिए। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 बना। अब किसी को उठा लीजिए, चलिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। आप जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या होगा, 4 माइनस 2y। आपको x की वैल्यू यहां मिली, क्या मिली, 4 माइनस 2y मिली। इसको पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपको पुट करने पे इक्वेशन 2 आपका क्या है, इक्वेशन 2 आपका क्या है, इक्वेशन 2 है आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास 4 माइनस 2y, अब प्लस का 4y, सॉरी यहाँ पे इसको इरेज कर दे, 14 मैंने लिख दिया गलती से, एक सेकेंड, कभी कभी हो जाता है लिखने में। चलिए तो 2, यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या लिखा, आपने लिखा 4 माइनस 2y। अब देखिए 4y यहाँ बराबर 12, अब 2 4 जा 8, माइनस का 2 2 जा 4y, अब प्लस का 4y होगा ना, इज इक्वल टू 12। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए ये 4y प्लस का है, 4y माइनस का है, माइनस का 4y और एक है प्लस का 4y, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर क्या मिला आपको, 0, 8 है, तो ये तो 0 हो जाएंगे, माइनस का 0 कर लीजिए। अब इधर क्या हो जाएगा आपका 12, 12 को मतलब 0 इज इक्वल टू 12 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब 0 बराबर आपको क्या मिला, 4 मिला, तो अब क्या आप इस चीज से सहमत हैं क्या कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन सही है? तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और इसीलिए इस इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो इसका नो सॉल्यूशन मिलेगा, न तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और ना ही आपको बता दें कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन तब बनती है जब x और y की वैल्यू निकले, वो भी नहीं निकल रही, आपको नो सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 इज इक्वल टू 4 होता तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता, वो भी नहीं मिला। तो कहने का बस इतना सा मतलब था कि वो रेल क्या एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि हमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात को समझिए कि कहने का मतलब यही, आपके जो इक्वेशन बने हुए हैं इन्हीं इक्वेशन को हम अब किस में दिखाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 में दिखाएंगे। तो आप से क्वेश्चन अगर बोर्ड में इस तरीके के आए तो आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे और आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसको और डिटेल बताएंगे। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके इंट्रोडक्शन डाल के एक्सरसाइज 3.1 का पूरा इंट्रोडक्शन देखिए, 3.1 का सोल्यूशन देखिए, 3.2 का आज इंट्रोडक्शन करा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।